प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका और मॉरिशस के राष्ट्राध्यक्षों के साथ दोनों देशों में की यूपीआई सर्विस की शुरुआत। मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवाएं भी की लॉन्च। पहल को बताया ग्लोबल साउथ की सफलता का प्रतीक। कहा भारत की रही है पड़ोस प्रथम नीति। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले में सौंपे 1 लाख नियुक्ति पत्र। कर्मयोगी भवन के प्रथम चरण की रखी आधारशिला। युवाओं से राष्ट्र निर्माण में सहयोगी बनने का किया आह्वान। कहा नियुक्ति प्रक्रिया पूर्ण रूप से पारदर्शी। मंगलवार को यूएई की 2 दिवसीय यात्रा पर जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति अल नह्यान के साथ करेंगे द्विपक्षीय वार्ता। यूएई के पहले हिंदू मंदिर का करेंगे शुभारंभ। 14 फरवरी को कतर दौरे पर भी जाएंगे पीएम। अमीर शेख तमीम बिन हमद के साथ करेंगे द्विपक्षीय मुलाकात। कतर में भारत की बड़ी कूटनीतिक जीत। फांसी की सजा पाए 8 पूर्व नौसैनिकों में से 7 सकुशल लौटे स्वदेश। सभी ने कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत हस्तक्षेप के बिना असंभव था लौटना। बिहार में आरजेडी के साथ हुआ बड़ा खेला। नीतीश कुमार की सरकार ने जीता विश्वास मत। पक्ष में पड़े 129 वोट, विपक्ष ने किया वॉकआउट। स्पीकर अवध बिहारी चौधरी पद से हटाए गए। नंदकिशोर यादव होंगे नए अध्यक्ष। पश्चिम बंगाल में संदेशखाली हिंसाग्रस्त इलाके का राज्यपाल ने किया दौरा। पीड़ितों को हर संभव मदद का आश्वासन। भाजपा ने ममता सरकार पर बोला हमला। केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने कहा टीएमसी के गुंडे महिलाओं पर कर रहे हैं अत्याचार। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन को लगा एक और बड़ा झटका। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने भी थामा एनडीए का दामन। कहा अपनी पार्टी के सभी नेताओं से बात करने के बाद लिया फैसला। भारतीय क्रिकेट टीम को लगा तगड़ा झटका। टीम के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल घुटने की चोट के चलते टीम से हुए बाहर। भारत और इंग्लैंड के बीच पहले मैच में लगी थी केएल राहुल को चोट। नमस्कार, डीडी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी और आइए अब खबरों को विस्तार से देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ के साथ संयुक्त रूप से श्रीलंका और मॉरिशस में यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी यूपीआई सेवाओं का शुभारंभ किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज के लॉन्च से दोनों देशों के नागरिकों को काफ़ी सुविधा होगी। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने अयोध्या धाम में श्री राम मंदिर के अभिषेक के लिए प्रधानमंत्री को बधाई दी। उन्होंने सदियों पुराने आर्थिक संबंधों पर भी जोर दिया। श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई सेवाओं का शुभारंभ किया गया। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ मौजूद रहे। इस दौरान मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवाओं को भी लॉन्च किया गया। गौरतलब है कि भारत फिनटेक इनोवेशन और डिजिटल सार्वजनिक आधारभूत अवसंरचना में अग्रणी बनकर उभरा है। पीएम मोदी ने देश की विकास यात्रा के अनुभवों और नवाचारों को भागीदार देशों के साथ साझा करने पर बल दिया है। श्रीलंका और मॉरिशस के साथ भारत के सुदृढ़ सांस्कृतिक और आपसी संबंधों को देखते हुए यूपीआई सेवाओं का शुभारंभ तीव्र और निर्बाध गति से डिजिटल लेन देन को संभव बनाएगा। इससे दोनों देशों के लोगों को फायदा होगा। इंडियन ओशन क्षेत्र के 3 मित्र देशों के लिए आज एक विशेष दिन है। अपने ऐतिहासिक संबंधों को आज हम आधुनिक डिजिटल रूप से जोड़ रहे हैं। ये हमारे लोगों के विकास के लिए हमारे कमिटमेंट का प्रमाण है। फिनटेक कनेक्टिविटी के माध्यम से केवल क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस की ही नहीं, क्रॉस बॉर्डर कनेक्शन को भी बल मिलेगा। पीएम ने कहा कि भारत की पड़ोसी प्रथम की नीति है। उन्होंने सागर को देश का समुद्री विजन बताया।
उन्होंने कहा कि पूरे क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास भारत का लक्ष्य है। साथ ही उन्होंने दोहराया कि भारत अपने विकास को अपने पड़ोसी मित्रों से अलग रखकर नहीं देखता। भारत की नीति है नेबरहुड फर्स्ट। हमारा मैरीटाइम विजन है सागर। सागर यानी सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन। हमारा लक्ष्य है पूरे क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और विकास। भारत अपने विकास को अपने पड़ोसी मित्रों से अलग रख करके नहीं देखता। श्रीलंका के साथ हर क्षेत्र में कनेक्टिविटी लगातार मजबूत कर रहे हैं। मॉरिशस में रुपे कार्ड सेवाओं के विस्तार से मॉरिशस के बैंक मॉरिशस में रुपे तंत्र के आधार पर कार्ड जारी कर सकेंगे। साथ ही भारत और मॉरिशस दोनों देशों में भुगतान के लिए रुपे कार्ड के उपयोग की सुविधा प्रदान कर सकेंगे। मॉरिशस के पीएम ने इसे अपने देश की भुगतान प्रणाली के लिए नया अध्याय बताया, तो वहीं श्रीलंका के राष्ट्रपति ने कार्यक्रम के दौरान राम मंदिर के लिए पीएम मोदी को बधाई दी। The Bank of Mauritius has taken the modernization of the payment infrastructure to a higher level with the collaboration of the National Payment Corporation of India and the Reserve Bank of India. And this marks a new chapter in the history of payments in Mauritius. It's an important occasion for us. For you, Prime Minister Modi, it's a second important occasion because I must congratulate you for the opening of the Ram Mandir just a few weeks ago. This shows our connections both economically and culturally. पीएम ने विश्वास व्यक्त किया कि श्रीलंका और मॉरिशस के यूपीआई प्रणाली से जुड़ने से दोनों देशों को लाभ मिलेगा। उन्होंने एशिया में नेपाल, भूटान, सिंगापुर और गल्फ में यूएई के बाद अब मॉरिशस से रुपे कार्ड की अफ्रीका में शुरुआत होने पर खुशी व्यक्त की। उन्होंने कहा कि देश डिजिटल सार्वजनिक आधारभूत अवसंरचना से एक क्रांतिकारी परिवर्तन आया है। देश के छोटे से छोटे गांव में छोटे से छोटा व्यापारी भी डिजिटल पेमेंट्स कर रहा है, क्योंकि इसमें सुविधा के साथ साथ स्पीड भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। श्रीलंका में यूपीआई पर पहला ट्रांजैक्शन करने वाले संतोष मेनन ने डीडी न्यूज़ से खास बातचीत में कहा कि डिजिटल पेमेंट के इस तरीके का इस्तेमाल करके वो काफ़ी खुश हैं। The fact that we have a digital technology like this, which is a UPI system, which actually means that an Indian national who now wants to visit Sri Lanka can access funds from India and instantly pay merchants in Sri Lanka. It's quite revolutionary. From a Sri Lankan perspective, as somebody living in Sri Lanka, as an Indian national living in Sri Lanka, I feel really happy that this should open up further sources of income and revenue within Sri Lanka, because I'm sure Indians will now find it far more easier to spend money in Sri Lanka when they travel here. श्रीलंका इंडिया सोसाइटी के अध्यक्ष किशोर रेड्डी ने कहा कि इससे श्रीलंका में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। Advantage in terms of using this particular platform would not only save money in the transactional fees on credit cards and other things, but also give a little more spending power to the tourists who come here, and of course the convenience of not carrying cash. So there are much more benefits in terms of connectivity of people to people that would also happen with the increase of trade and transactions. So this is something that would benefit Sri Lanka immensely. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि उनकी सरकार ने भर्ती प्रक्रिया को पारदर्शी बनाया है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार निर्धारित समय सीमा में भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के प्रयास कर रही है, ताकि सभी को अपनी अपनी पूरी क्षमता प्रदर्शित करने का अवसर मिल सके। पीएम ने हाल ही में भर्ती किए गए कर्मियों को आज रोजगार मेले में 1 लाख से अधिक नियुक्ति पत्र वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से वितरित किए। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज का युवा जानता है कि वो मेहनत करके अपना स्थान बना सकता है। एक बटन और वर्चुअल रेड कारपेट के साथ 1 लाख युवा सरकार के कामकाज के सहभागी बन गए। इन्हें राजस्व विभाग, गृह मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, परमाणु ऊर्जा विभाग, रक्षा मंत्रालय, वित्तीय सेवा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, जनजातीय मामलों के मंत्रालय और रेलवे मंत्रालय के जरिए देश सेवा करने का मौका प्रदान किया गया।
पीएम मोदी ने सरकारी नौकरी में शामिल हुए 1 लाख युवाओं को बधाई दी। उन्होंने कहा कि साल 2014 के बाद से ही सरकार का प्रयास है कि नौजवानों को भारत सरकार के साथ जोड़कर उन्हें राष्ट्र निर्माण का सहभागी बनाया जाए। हर युवा के मन में विश्वास है कि वो कड़ी मेहनत और अपनी प्रतिभा के दम पर अपनी जगह बना सकता है। 2014 के बाद से ही हमारा प्रयास रहा है कि नौजवानों को भारत सरकार के साथ जोड़कर उन्हें राष्ट्र निर्माण का सहभागी बनाएं। पहले की सरकार ने अपने 10 साल में जितनी सरकारी नौकरियां दी थी उससे लगभग 1.5 गुना ज्यादा सरकारी नौकरी भाजपा की सरकार ने अपने 10 साल में दी है। मौजूदा सरकार ने नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र देने की व्यवस्था को पारदर्शी बनाया है। यहां तक कि युवाओं को सरकार में नौकरी देने की प्रक्रिया को तेज गति से चलाया भी जा रहा है। पहले की सरकारों में नौकरी के लिए विज्ञापन जारी होने से लेकर नियुक्ति पत्र देने तक बहुत लंबा समय लग जाता था। इस देरी का फायदा उठाकर उस दौरान रिश्वत का खेल भी जमकर होता था। हमने भारत सरकार में भर्ती की प्रक्रिया को अब पूरी तरह पारदर्शी बना दिया है। इतना ही नहीं, सरकार का बहुत जोर है कि भर्ती प्रक्रिया एक तय समय के भीतर पूरी कर ली जाए। इससे हर युवा को अपनी योग्यता साबित करने का समान अवसर मिलने लगा है। पीएम मोदी ने कहा कि रोजगार मेले के द्वारा भारतीय रेलवे में नियुक्तियां हो रही हैं। भारतीय रेलवे आज एक बहुत बड़े परिवर्तन के दौर से भी गुजर रहा है। उन्होंने कहा कि देश में जब भी कनेक्टिविटी का विस्तार होता है तो उसका प्रभाव एक साथ कई चीजों पर पड़ता है। कनेक्टिविटी बेहतर होने के साथ नए बाजार बनते हैं, पर्यटन स्थलों का विकास होता है, जिससे नए बिजनेस तैयार होते हैं और रोजगार के लाखों नए अवसर बनते हैं। सबसे बड़ा इस रोजगार मेले में जिनका सहयोग है वो हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं। उनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहती हूँ, जिन्होंने रोजगार मेले जैसी ऐसी पहल का शुरुआत की, जिससे हमारे जैसे लाखों युवाओं को रोजगार प्राप्त होता है। इसके लिए सबसे बड़ा श्रेय तो मैं माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ही देना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से ही तो ये संभव हो पाया है। उन्होंने हमारे लिए इतनी जॉब अपॉर्चुनिटीज निकाली। कार्यक्रम के दौरान नई दिल्ली में एकीकृत परिसर कर्मयोगी भवन के प्रथम चरण की आधारशिला भी रखी गई। यह परिसर मिशन कर्मयोगी के विभिन्न हिस्सों के बीच सहयोग और तालमेल विकसित करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। बेंगलोर में रोजगार मेला पत्र वितरण के तहत विभिन्न क्षेत्रों में 192 से अधिक नए नियुक्त लोगों को नियुक्ति पत्र प्राप्त हुए। इनमें डाक रेलवे, CISF, BASF, NIMH, ANS, BEL और अन्य तकनीकी पोस्टिंग शामिल हैं। बड़ी संख्या में महिला अभ्यर्थियों को भी केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी द्वारा सौंपा गया पत्र मिला। कई महिला नियुक्तियों ने खुशी व्यक्त की और CISF जैसी अर्धसैनिक सेवाओं में महिलाओं के लिए नौकरी के अवसर पैदा करने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया। ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाली ये महिलाएं अपने परिवारों में नियुक्ति पत्र प्राप्त करने वाली पहली महिला हैं। कर्नाटक के ग्रामीण और आकांक्षी जिलों के कई युवाओं को भी नियुक्ति पत्र प्राप्त हुए हैं। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने सभा को संबोधित किया और कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोजगार मेले के माध्यम से लाखों युवाओं को नौकरी के अवसर प्रदान किए हैं। ये रोजगार मेला का कंसेप्ट लगा कि प्रधानमंत्री जी ने हम सब लोगों को आदेश दिया, जहाँ जहाँ पोस्ट वैकेंट है और ज़रूरत भी है, ऐसे पोस्ट को तुरंत भर्ती जाने का आदेश माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। इसीलिए अभी तक 7-8 लाख से ज़्यादा अपॉइंटमेंट हो चुके हैं
मुझे विश्वास है अभी कोड ऑफ कंडक्ट अनाउंस होने से पहले हम 10 लाख पहुंचेंगे, नहीं तो तुरंत इलेक्शन के बाद और 1 लाख जो बचते हुए वो भी हम पूरा करके जो वादा है वो हम पूरा करेंगे। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में रोजगार मेले के आयोजन में नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र का वितरण किया गया। इस अवसर पर राजधानी भोपाल के चिरायू मेडिकल कॉलेज के ऑडिटोरियम में नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। नवनियुक्त कर्मियों ने प्रधानमंत्री के वर्चुअल संबोधन को सुना। इस अवसर पर नवनियुक्त कर्मियों ने कहा कि आज उनके जीवन का बहुत ही बड़ा दिन है। उन्होंने कहा कि वो राष्ट्र के निर्माण में अपना योगदान देंगे और अपने कर्तव्यों का पालन अच्छी तरीके से करेंगे। वहीं रोजगार मेला कार्यक्रम में वरिष्ठ अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री BL वर्मा ने नवनियुक्त कर्मियों को नियुक्ति पत्र प्रदान किए। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी जब से इस देश के प्रधानमंत्री बने हैं तब से लगातार देश को आगे बढ़ाने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए निरंतर काम कर रहे हैं। तब मैं कह सकता हूं कि ये सरकारी नौकरियों का विषय हो या रोजगार देने का विषय हो, लगातार माननीय प्रधानमंत्री जी ये क्रम आगे बढ़ा रहे हैं। और केवल माननीय प्रधानमंत्री आज की बात ही नहीं करते हैं। 2047 में हमारा भारत कैसा हो, जब देश आज़ादी के 100 साल पूरे कर रहा होगा, तब जो आज के युवा हैं जिनको नियुक्ति पत्र दिए हैं, इनके कंधों पर इस भारत को आगे ले जाने का काम होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे, जिसके बाद PM मोदी कतर की यात्रा भी करेंगे। PM मोदी दुबई में राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे तो विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में भी शिरकत करेंगे। PM मोदी दुबई में पहले हिंदू मंदिर का शुभारंभ भी करेंगे। PM की कतर यात्रा भी रणनीतिक और कूटनीतिक रूप से बेहद खास मानी जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिवसीय यात्रा पर रवाना होंगे। PM मोदी का यूएई का ये 7वां दौरा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान के साथ द्विपक्षीय मुलाकात करेंगे। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच अपनी रणनीतिक दोस्ती को मजबूत करने के साथ साथ एक दूसरे के हित से जुड़े स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत होगी। पिछले 8 महीने के दौरान दोनों नेताओं के बीच ये 5वीं मुलाकात होगी। PM मोदी विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में भी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री सम्मेलन को संबोधित भी करेंगे। On 13th, soon after his arrival, Prime Minister's engagement would include meeting with His Highness Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, the President of the UAE. Following the ceremonial welcome and reception at the Presidential Palace, the two leaders will sit down for bilateral meeting. On 13th itself, Prime Minister will be addressing a community event, Alhan Modi, in Abu Dhabi. Prime Minister will be participating in the World Government Summit 2024 as a guest of honor and deliver a special keynote address on the closing day of the summit. इसके साथ ही PM अपनी यात्रा के दौरान अबू धाबी में बन रहे यूएई के पहले हिंदू मंदिर के शुभारंभ समारोह में भी शिरकत करेंगे। इस मंदिर को BAPS नाम के संस्था के नेतृत्व में बनाया गया है। A key highlight of the Prime Minister's visit to the UAE would be inauguration of the BAPS Hindu Mandir in Abu Dhabi on 14th February. अपनी यूएई यात्रा पूरी करने के बाद PM मोदी 14 फरवरी की दोपहर को कतर की राजधानी दोहा की यात्रा पर जाएंगे। यात्रा के दौरान PM मोदी कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमाद और उच्च गणमान्य व्यक्तियों के साथ मिलकर द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। ये PM मोदी की कतर की दूसरी यात्रा होगी। भारत और कतर के बीच मजबूत द्विपक्षीय व्यापार वर्तमान में $20 बिलियन है। Honorable Prime Minister will travel to Doha, Qatar on 14th February afternoon. The bilateral relationship between India and Qatar that has been steadily growing includes a comprehensive span including political ties, trade and investment linkages, a strong energy partnership and ties in the field of culture, education and security.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूएई दौरा काफी महत्वपूर्ण है। ये दोनों देशों के मजबूत होते संबंधों को दर्शाता है। वहीं पीएम मोदी की कतर यात्रा आपसी संबंधों और व्यापारिक रिश्तों को लेकर खास तो है ही, इसके अलावा इसकी कूटनीतिक अहमियत भी है। उनकी यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब कतर ने फांसी की सजा पाए पूर्व भारतीय नौसैनिकों को रिहा कर दिया है। गौरतलब है कि कतर में 8 भारतीयों को मौत की सजा मामले में भारत सरकार को बड़ी राजनयिक जीत मिली है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13 से 14 फरवरी को यूएई की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। 2015 के बाद से प्रधानमंत्री मोदी 7वीं बार संयुक्त अरब अमीरात का दौरा करेंगे। पिछले 8 महीनों में प्रधानमंत्री मोदी की ये तीसरी यात्रा होगी। पेश है ये खास रिपोर्ट। अहलन मोदी यानी सुस्वागतम मोदी। भारत संयुक्त अरब अमीरात के संबंधों की गर्मजोशी शेख जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम की दरो दीवार खुद बयां कर रहे हैं, क्योंकि 13-14 फरवरी की 2 दिन की यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी आ रहे हैं। शेख जायद स्टेडियम सज संवर रहा है, तो इस कार्यक्रम में शरीक होने वाले भारतवंशियों में जबरदस्त उत्साह है। भारतवंशियों को 13 फरवरी के उस पल का शिद्दत से इंतजार है जब संयुक्त अरब अमीरात के अब तक के सबसे सामुदायिक कार्यक्रम से प्रधानमंत्री मुखातिब होंगे। देखिए, ये एक वो इवेंट होने वाला है जो पूरी दुनिया यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए जितने भी इवेंट आज तक हुए हैं उसके रिकॉर्ड तोड़ेगा। और जब भी याद किया जाएगा कि कहां सबसे बड़ा इवेंट हुआ यशस्वी प्रधानमंत्री जी के लिए, तो 13 फरवरी 2024 के बाद वो अहलन मोदी ही याद किया जाएगा। We are targeting for around 150 communities, and now it become more than that. And you can see that all these Karyakartas, they are here for this event. They are in the good spirit of, they are giving us a good inspiration, and they are waiting for 13th February to make this event a grand success. आप लोग देखिए कि कितने जोश से 13 फरवरी को लोग यहाँ पर आएंगे और इस इवेंट को सबसे बड़ी इवेंट बनाएंगे। साल 2015 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 7वीं और पिछले 8 महीने में उनकी तीसरी संयुक्त अरब अमीरात की यात्रा इस बात का प्रमाण है कि दोनों देशों के परस्पर संबंधों ने नए आयाम गढ़े हैं। वंदे मातरम, ऐलान मोदी, ऐलान मोदी, मोदी, हर हर मोदी, हर हर मोदी, ऐलान। देख सकते हैं कितना जबरदस्त उत्साह है लोगों में। हर हर मोदी आपने सुना है, लेकिन अहलन मोदी यानी कि सुस्वागतम मोदी, स्वागतम मोदी। और यहीं से संदेश जाएगा कि किस तरीके से नए भारत का उत्कर्ष हो रहा है और कैसे भारतवंशी पूरी दुनिया में भारत भारतीयता को नए सिरे से व्याख्यायित कर रहे हैं। इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहान और अन्य प्रमुख नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इन कार्यक्रमों के अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुबई में विश्व सरकार शिखर सम्मेलन 2024 में बतौर विशिष्ट अतिथि हिस्सा लेंगे, जहां वे अपना विशेष संबोधन देंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अबू धाबी में बने पहले हिंदू मंदिर का उद्घाटन करेंगे। भगवान श्री स्वामी नारायण को समर्पित ये मंदिर भारतीय मंदिर वास्तुकला का अद्भुत निर्माण है। 700 करोड़ की लागत से करीब 15,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में फैले इस मंदिर में 7 शिखर हैं, जो भगवान स्वामी नारायण, भगवान शिव, भगवान गणेश, भगवान कृष्ण और भगवान श्री राम को समर्पित है। यह मंदिर दुनिया भर के हिंदुओं के लिए एक आकर्षक तीर्थ स्थल है, तो साथ ही ये मंदिर समावेशी हिंदू संस्कृति और भारत और संयुक्त अरब अमीरात के संबंधों की मजबूती का साक्षात प्रमाण है। प्रधानमंत्री की संयुक्त अरब अमीरात की 2 दिन की यात्रा के दौरान जहां दुनिया स्वामी नारायण के मंदिर के लोकार्पण से भारतीय संस्कृति के वैश्विक प्रसार की छटा देखेगी, तो वहीं जायद स्पोर्ट्स सिटी स्टेडियम में आयोजित अहलन मोदी कार्यक्रम से भारत और भारतीयों की गूंज पूरी दुनिया सुनेगी। 2015 में 35 साल बाद किसी भारतीय प्रधानमंत्री की यूएई की यात्रा और 2015 के बाद से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अब 7वीं बार संयुक्त अरब अमीरात की ये यात्रा और साथ ही साथ बीएपीएस के स्वामीनारायण मंदिर का विश्वार्पण
ये स्पष्ट करता है कि किस तरीके से भारत अपने सांस्कृतिक, रणनीतिक, कूटनीतिक संबंधों में संयुक्त अरब अमीरात, अरब देश और समूचे मध्य पूर्व को विशेष स्थान देता है। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी और अपनी सहयोगी मेघना देव के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज, अबू धाबी। 14 फरवरी को पूरी दुनिया एक बार फिर सनातन संस्कृति के दिव्य स्वरूप को देखेगी, जब संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी आबू धाबी में BAPS हिंदू मंदिर का लोकार्पण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसे लेकर भक्त और स्वयंसेवकों में खासा उत्साह है। 14 फरवरी को वसंत पंचमी के दिन भारत दुनिया को एक और उपहार देगा। अबू धाबी में BAPS के हिंदू मंदिर स्वामीनारायण मंदिर का लोकार्पण होगा, विश्वार्पण होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से। इस संस्था से जुड़े लोग, स्वयंसेवक और बहुत सारे पर्यटक यहाँ पर हैं। आप किस रूप में देखती हैं ये पूरा का पूरा रेगिस्तान, लेकिन वहाँ पर ये खिलता हुआ एक ऐसा उद्यान जो भारत भारतीयता के लोगों को पाठ पढ़ाएगा? जी, एक कमल की तरह लग रहा है। ये रेगिस्तान में पिंक कमल है, तो वैसा ही फील हो रहा है। और बेसिकली कमल का काम होता है शांति फैलाना। कमल को देखो तो शांति लगती है, और यहाँ का भी मैसेज यही है, प्यार, शांति और सद्भावना। 2015 में प्रधानमंत्री जी के पहल से और यहाँ के राष्ट्रपति के पहल से ये मंदिर के लिए भूमि का आवंटन हुआ। किस रूप में देखते हैं खास करके अरब देशों में सांस्कृतिक सद्भाव को बढ़ाने के लिए? जी, ये एकता बढ़ाएगा, सब देशों, सारे देशों के लोगों को लाएगा। बट अरब देश में यहाँ पर 7 एमिरेट्स है, वो 7 एमिरेट्स के लोगों को एक साथ जोड़ेगा, यही हम सोचते हैं और यही उम्मीद भी करते हैं। देखा जाए तो जैसे कि आपने पहले भी कहा कि ये मंदिर जो है वो एक UAE की जो यूनिटी है उसका एक प्रतीक है। 7 शिखर जो हमने रखे हैं वो 7 एमिरेट्स की यूनिटी का प्रतीक है। और उसी के साथ साथ हमारे गुरु प्रमुख स्वामी महाराज ने जब इस मंदिर की संकल्पना करी थी, तभी उन्होंने यही कहा था कि इस मंदिर के द्वारा सारे जितने भी धर्म, अलग अलग धर्मों के लोग हैं, अलग अलग जातियों के लोग हैं, अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग हैं, एक ऐसा मंदिर हो अबू धाबी में जो उन सभी को एकजुट करे, उन सभी को एक साथ लेकर आए। इस मंदिर में सनातन धर्म चीख चीख कर ये बताएगा कि संदेश हारमनी का है। उससे भी इतर इन 7 शिखरों में आपको मिलेंगे अलग अलग भगवानों को मानने वाले उन सभी भगवानों की मूर्तियाँ, और उन मूर्तियों में भी इस तरीके की जो चीज़ें आपको देखेगी वो आज से पहले आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये ट्रेडिशनल मंदिर अपने आप में 2 चीज़ों के लिए सबसे अलग होगा। एक वो ये कि भारतीय संस्कृति को कैसे आने वाले हजारों सालों तक आने वाली सनातन धर्मों की नई पीढ़ियों तक पहुँचाने का काम करेगी, और दूसरा ये जैसे हमारे ऋषि मुनि कह गए, हमारे गुरु हरि महंत स्वामी महाराज, प्रमुख स्वामी महाराज का जो सपना था उसे साकार होते हुए देख सकते, और प्रधानमंत्री मोदी का जो क्लियर विजन है उसे आप इस मंदिर के थ्रू देख सकते हैं। यहाँ पे हमने वसुधैव कुटुंबकम का जो मैसेज है पूरे विश्व में फैलाना चाहते हैं। आप यहाँ पे देखेंगे कि पूरी दुनिया में से 14 सिविलाइजेशंस, अलग अलग कंट्रीज़ की सिविलाइजेशंस की जो कहानियाँ हैं वो यहाँ पे कार्विंग के रूप में दिखाई गई है। सबके लिए बहुत ही बड़ी बात है, और पूरी UAE क्या पूरा विश्व इसके लिए प्रतीक्षा कर रहे हैं, इसके इनॉग्रेशन के लिए, जो इनॉग्रेशन PM मोदी करने वाले हैं। तो निश्चित तौर से ये मंदिर पूरी दुनिया को भारत भारतीयता का बोध कराएगा, सनातन संस्कृति के शाश्वत मूल्यों से परिचित कराएगा, और साथ ही साथ शांति, प्रेम, सौहार्द और शांतिपूर्ण सहअस्तित्व का पाठ पढ़ाएगा। कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी और अपनी सहयोगी मेघना देव के साथ अश्विनी कुमार मिश्र, DD न्यूज, स्वामीनारायण मंदिर, अबू धाबी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 13-14 फरवरी तक संयुक्त अरब अमीरात के आधिकारिक दौरे पर रहेंगे। इस अवसर पर एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। हमारे संवाददाता अश्विनी कुमार की ये विशेष रिपोर्ट देखिए। उत्साह है लोगों में अहलन मोदी को लेकर, यानी स्वागतम मोदी, सुस्वागतम मोदी। समूचा भारत यहाँ पर सिमटा हुआ है, भारतवंशी यहाँ पर है, और भारत के हर एक कोने से, हर एक राज्य से माताएं, बहनें यहाँ पर सांस्कृतिक प्रस्तुति के लिए हैं। हमारे साथ जो यहाँ पर ग्रुप है वो कोलकाता से है, हमारे साथ में राजस्थान से, केरला से, तमिलनाडु से, और देश के अलग अलग हिस्सों की सांस्कृतिक कार्यक्रम को प्रस्तुत करने के लिए लोग पहुंचे हैं। जबरदस्त उत्साह है लोगों की अपनी प्रस्तुतियों को लेकर। सबसे पहले हम पूछेंगे रविंद्र संगीत या फिर जो अद्भुत शास्त्रीय संगीत है उसकी क्या प्रस्तुति आप लोग देंगी जिससे भारत भारतीयता की यहाँ झलक दिखे, बंगाल की झलक दिखे? एक ही है देवता जिनको हम पूछते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर। तो इसमें हम लोग रविंद्र संगीत का डांस दिखाने वाले हैं, जो हम लोग पूरा बंगाल को शोकेस करने की कोशिश में हैं, अपना जो रविंद्र संगीत डांस उसके साथ। तो उसी तरह से हमारा पूरा टीम तैयार है अभी,
तो हम लोग वही कोशिश में हैं एंड हम लोग बहुत ही अच्छे से कर रहे हैं। हम लोग कर्नाटका से हैं और हम यक्षगाना प्रस्तुत कर रहे हैं, विच इज़ अ स्पेशल डांस फॉर्म है అండ్ उसमें కథ बोली जाती है and it is very unique. ఇక్కడ వేరే వేరే భాషలో ఉన్నా కూడా మేమందరూ కలిసి అలాన్ మోదీ కోసం వర్క్ చేసి చాలా బాగా ప్రాక్టీస్ చేసి అందరూ ప్రోగ్రామ్ చేయబోతున్నాము. మంచి ఎక్స్പీరియన్స్. താങ്ക് യു ടു അലാൻ മോദി പ്രോജക്റ്റ്. ഞങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് മോദിജിയുടെ ടേം പീരീഡിലുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഗ്രോത്ത്, ചന്ദ്രയാൻ, അങ്ങനത്തെ എല്ലാ ഡെവലപ്മെൻറ്റ്സും മെൻഷൻ ചെയ്തിട്ട് നോൺ സ്റ്റോപ്പ് ഇന്ത്യ ശങ്കർ മഹാദേവൻ സാറിൻ്റെ സോങ് വെച്ചിട്ടാണ് സെമി ക്ലാസിക്കൽ ഫോമിൽ ചെയ്യുന്നത്. ഞങ്ങൾ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് മലയാളം കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ്. 32 डांसर्स ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ആണ് ഞങ്ങളുടെ थीम. जी, हम राजस्थानी घूमर परफॉर्म कर रहे हैं. ये हम राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं टू द अबू धाबी, टू द वर्ल्ड, टू द मोदी. देख सकते हैं कि लोग अपनी प्रस्तुतियों को लेकर जबरदस्त उत्साह में हैं. आपने हर हर मोदी का नारा सुना होगा, लेकिन यहाँ एक अलहदा नारा है और वो नारा है यह अलहदा नारा है अहलान मोदी वंदे मातरम, जिसकी गूंज सुनाई देगी शेख जायद स्टेडियम अबू धाबी से और पूरी दुनिया सुनेगी भारत भारतीयता के महागान को. अपनी सहयोगी मेघना देव और कैमरा पर्सन प्रमोद नेगी के साथ मैं अश्विनी कुमार मिश्र, शेख जायद स्पोर्ट्स स्टेडियम अबू धाबी. बीते कई महीनों की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद आखिरकार 8 भारतीय नौसैनिकों की कतर से सुरक्षित रिहाई हो गई है, जिनमें से 7 नागरिक भारत वापस लौट भी आए हैं. भारत की कूटनीतिक प्रयासों के लिहाज से ये बड़ी जीत है, जिसको लेकर देश भर में खुशी है. विदेश मामलों के जानकारों सहित तमाम क्षेत्रों के लोगों ने नौसैनिकों की रिहाई को मोदी सरकार की बड़ी उपलब्धि बताया. भारत ने विदेश नीति और कूटनीति के मोर्चे पर एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है. बीते दिनों कतर में वहां के कानून के आधार पर मौत की सजा पाए 8 भारतीय नौसैनिकों की रिहाई हो गई है. रिहा हुए 8 भारतीय नौसैनिकों में से 7 नौसैनिक भारत वापस भी लौट आए हैं. विदेश मंत्रालय ने बताया है कि भारत सरकार कतर में हिरासत में लिए गए दरहा ग्लोबल कंपनी के लिए काम करने वाले 8 भारतीयों की रिहाई का स्वागत करती है. हम इनकी घर वापसी के लिए कतर के अमीर के फैसले की सराहना करते हैं. We deeply appreciate the decision of the Qatarese government and the Amir to release them. We are happy to have 7 of those Indian nationals back. 8th Indian national has also been released, and we continue to work with the Qatar government to see how quickly his return to India. कतर से रिहा होकर लौटे भारतीयों ने वतन वापसी पर खुशी जाहिर करते हुए सरकार का आभार व्यक्त किया है. ये वाले दिन का हम बहुत दिनों से वेट कर रहे थे और प्राइम मिनिस्टर मोदी और उनका पर्सनल इंटरवेंशन, उनका इंटरेक्शन, और एक और मौका लेना चाहता हूँ कि थैंक करूँगा अमीर को कतर के, जिनके उनके इंटरेक्शन के कारण आज हम यहाँ खड़े हैं. डेफिनेटली ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी को धन्यवाद करना चाहेंगे कि उनके पर्सनल इंटरवेंशन से ये पॉसिबल हुआ. वेरी वेरी थैंकफुल टू द गवर्नमेंट एंड प्राइम मिनिस्टर मोदी कि हम लोग बाहर आ सके और वापस अपने कंट्री में आ सके. कतर में सजा पाने के बाद विदेश मंत्रालय ने इन नौसैनिकों को हर संभव कानूनी मदद दिलवाई थी, जिसके बाद इनकी फांसी की सजा को उम्र कैद में भी बदला गया था. मोदी सरकार लगातार कतर सरकार के संपर्क में थी और भारतीयों की रिहाई के लिए हर संभव प्रयास करती रही. नौसैनिकों की रिहाई सरकार की बड़ी कूटनीतिक जीत मानी जा रही है. मैं प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहती हूँ, और साथ में कतर के अमीर का. प्रधानमंत्री जी की इंटरवेंशन का लाभ जो है वो हम सबको मिला. भारतीय वापस आए हैं, उनके परिवारजन लगातार बने हुए थे, हमारे से संपर्क में थे. तो परिवारजन भी और साथ में संपूर्ण भारतवासियों को इसकी हार्दिक बधाई. आज से 45 दिन पहले इनकी फांसी की सज़ा को उम्र कैद में बदल दिया गया था, और अब भारत के नौसैनिक अधिकारियों को उनको वापस यहाँ पर लाकर एक दिखाया है कि हर एक जान की कीमत, हर भारतीय की जान की कीमत है. ये मोदी सरकार है. कतर से बेहद ही मुश्किल हालात के बावजूद 8 भारतीयों की रिहाई पर विदेश नीति के जानकारों सहित राजनीतिक दलों ने खुशी जाहिर की है. The diplomacy, due process flaw, and
great regard for the bilateral relationship, which is really a strategic partnership in terms of energy security, diaspora security between India and Qatar. बहुत ऐसे मौके आए जब भारत के सामने संकट की समस्या आई, कंटक की समस्या आई, लेकिन नरेंद्र मोदी जी के मजबूत नेतृत्व और साथ ही साथ उनके दुनिया के तमाम मुल्कों के साथ बहुत बेहतरीन रिश्ते और बहुत दोस्ताना रिश्ते से भारत को राहत मिली है। हमारी पार्टी की ओर से हम सभी देशवासियों के साथ राहत है, हमें खुशी है कि इनको रिहा कर दिया गया है और वो वापस आ गए हैं, और हम उनको और उनके परिवारों को शुभकामनाएं का संदेश भेजते हैं। 8 भारतीय नौसैनिकों की सुरक्षित रिहाई और वतन वापसी से पूरे देश में खुशी का माहौल है। इससे पहले भी कई बार ऐसे मौके आए हैं जब मोदी सरकार विदेश में फंसे भारतीयों के लिए मुस्तैदी से खड़ी नजर आई है, और ये घटना भी मोदी सरकार की कूटनीतिक जीत को दिखाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज़। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कतर से रिहा होकर लौटे भारतीय नागरिकों का स्वागत करते हुए एक्स पर लिखा कि कतर से सुरक्षित लौटे भारतीय हमवतन लोगों का हार्दिक स्वागत। उनकी रिहाई विदेश में हमारे सभी नागरिकों की भलाई सुनिश्चित करने के लिए मोदी सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। अमीर के इस कदम की काफ़ी सराहना की जा रही है। इससे एक बार फिर साबित हुआ है कि मोदी है तो मुमकिन है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने युवाओं से देश की समस्याओं का नवीन इंजीनियरिंग आधारित समाधान के लिए विज्ञान को अपनाने का आग्रह किया है। राष्ट्रपति ने आज सूरत में सरदार वल्लभ भाई राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान के 20वें दीक्षांत समारोह को संबोधित किया। उन्होंने विद्यार्थियों से राष्ट्र निर्माण और विकसित भारत का दृष्टिकोण पूरा करने में योगदान देने को कहा। राष्ट्रपति ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग जैसे क्षेत्रों में देश को आगे ले जाने के लिए भी कहा। राष्ट्रपति ने दीक्षांत समारोह में 28 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक और 1434 विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की। बिहार विधानसभा में आज 129 वोटों के समर्थन के साथ नीतीश कुमार ने सदन का विश्वास हासिल कर लिया। राजद समेत महागठबंधन ने वॉकआउट का रास्ता अपनाया। इस तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बहुमत प्राप्त किया। कुल उपस्थित सदस्यों की संख्या के मतदान से यह प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। यह सभा वर्तमान राज्य मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करती है। लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस को महाराष्ट्र में बड़ा झटका लगा है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक चौहान ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। अशोक चौहान ने महाराष्ट्र विधानसभा के अध्यक्ष राहुल नार्वेकर से मुलाकात की, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दे दिया। लोकसभा चुनाव से पहले विपक्षी गठबंधन को एक और बड़ा झटका लगा है। आरएलडी चीफ जयंत चौधरी ने भी एनडीए का दामन थाम लिया है। जयंत चौधरी ने कहा कि मैंने अपने सारे विधायकों से बात कर ली है और अल्प समय में फैसला लेना पड़ा। परिस्थितियां ऐसी थीं कि एनडीए के साथ जाने का फैसला लिया। मैंने अपने सभी दल के विधायकों से बातचीत की है और बातचीत कार्यकर्ताओं से की है और उसके बाद ये फैसला लिया। ये फैसले के पीछे ऐसा नहीं है कि कोई बड़ी प्लानिंग रही हो या बहुत समय से हम यही सोचे बैठे हों। बहुत कम समय में, अल्प समय में फैसला हमें लेना पड़ा, परिस्थितियों के कारण लेना पड़ा और हमने हमारे कुछ अच्छे हैं देश के लिए, अपने लोगों के लिए कि हम कुछ अच्छा करना चाहते हैं। और जब भारत रत्न से नवाजा गया है, हम सब का मन प्रफुल्लित है। बहुत बड़ा सम्मान सिर्फ मेरे परिवार के का ही नहीं, ये हमारे दल तक सीमित नहीं है। देश के हर कोने में विराजमान जो हमारे किसान हैं, नौजवान हैं, गरीब लोग हैं, ये उनका सम्मान किया। भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा के लिए 2 और उम्मीदवारों का ऐलान किया है। भाजपा ने राजस्थान से चुन्नीलाल गरासिया और मदन राठौर को उच्च सदन में भेजने का फैसला किया है। इससे पहले बीजेपी ने रविवार को 14 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया था।
असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा है कि राज्य सरकार समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने का विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि असम में अब तक 1,59,000 से अधिक लोगों को विदेशी घोषित किया गया है, वहीं अन्य 96,000 को संदिग्ध डी मतदाताओं के रूप में चिन्हित किया गया है। अरुणाचल प्रदेश में सेला सुरंग बनकर तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले दिनों में इसका उद्घाटन करेंगे। इससे पहले लेफ्टिनेंट जनरल रघु श्रीनिवासन वीएसएम डीजीबीआर और श्री पीकेएच सिंह वीएसएम अतिरिक्त डीजीबीआर ने सी प्रोजेक्ट वर्तक टीम के साथ सेला टनल का निरीक्षण किया। हल्द्वानी के वनभूलपुरा में अतिक्रमण हटाने के दौरान हुए दंगे के बाद से लगातार प्रशासन एवं पुलिस की कार्रवाई जारी है। पुलिस ने इस दंगे में शामिल 30 उपद्रवियों को अभी तक गिरफ्तार किया है। बड़ी संख्या में पुलिस ने उपद्रवियों को हिरासत में लेकर पूछताछ भी की। नैनीताल प्रशासन द्वारा कड़ा एक्शन लेते हुए थाना वनभूलपुरा के अंतर्गत 120 शस्त्र लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए हैं। हल्द्वानी नगर निगम के नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय ने बताया कि अभी कर्फ्यू जारी है। अतिक्रमण स्थल में अभी सफाई कार्य प्रगति पर है। जो धरपकड़ की गई है उपद्रवियों की, उसमें वो असलहे या उसके जो कारतूस है वही प्राप्त किए गए जो थाने से लूटे गए थे, और कुछ इलीगल वेपन्स भी पाए गए हैं। उस क्षेत्र में भी काफ़ी शस्त्र लाइसेंस जारी किए गए थे, तो निश्चित तौर पे वर्तमान परिस्थितियों में शस्त्र लाइसेंस कैंसिल किए जाने की आवश्यकता थी, उस संदर्भ में कार्रवाई की गई है। दूसरा, जो हमारा कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र है उसका सीमा छोटा कर दिया गया है। इसमें थाना बनभूल क्षेत्र में लागू कर दिया गया है, बाकी क्षेत्र को छोड़ दिया गया है। स्कूल भी खोल दिए गए हैं। कर्फ्यूग्रस्त क्षेत्र में भी जो रोजमर्रा की चीज़ें उनकी आपूर्तियाँ बहाल कर दी गई हैं, हॉस्पिटल खोल दिए गए हैं। जैम यानी गवर्नमेंट मार्केट प्लेस सीईओ पीके सिंह ने कहा कि जैम अब ग्राम पंचायतों में भी पहुंच गया है। 2,70,000 पंचायत में से 70,000 जैम ऑनबोर्ड हो चुका है। जैम सीईओ पीके सिंह ने डीडी न्यूज़ संवाददाता रजनीश त्रिपाठी से बात की। हमारे साथ जैम के सीईओ पीके सिंह, उनके साथ बात करें। सर, जैम शहर तो पहुंच गया, गांव तक कैसे जाएगा, क्योंकि अभी गांव की आप बात कर रहे थे? नहीं, जैम गांव भी पहुंच गया है। हमारा इनफैक्ट पिछले एक साल में जो इंटीग्रेशन हुआ है ई ग्राम स्वराज के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज के, तो 2,70,000 पंचायत में से 70,000 ऑलरेडी जेम पे ऑनबोर्ड हो चुकी हैं, और कुछ हद तक उनका व्यवसाय भी चालू हो गया है जेम पे। और जिस पेस पे चल रहा है, आई थिंक मतलब मेरे ख्याल से इस वित्तीय वर्ष में सारी पंचायत जेम पे ऑनबोर्ड हो सकती है। ट्रेनिंग सारी कंप्लीट हो गई है। जिसको ऑनबोर्ड कराना है, हैंड होल्डिंग करनी है, उनकी भी ट्रेनिंग हो चुकी है, मल्टीपल राउंड्स। और मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज की अहम भूमिका रही है इसमें। उन्होंने भी बहुत इसमें वो कर रहे हैं अभी भी, और होपफुली ये आगे जाकर के सारी पंचायत जेम पे ऑनबोर्ड हो जाएंगी। एक सर ये सवाल है कि माइल्ड स्टोन की बात आपने की कि मील का पत्थर साबित होगा जेम आगे चल के, कैसे सर? देखिए, 2020-21 में मात्र 38,000 करोड़ थे। पहली बार 21-22 में लोगों ने 1 लाख करोड़ किया। 22-23 में हायर बेस पे भी डबल किया, 2 लाख हुआ, और इस साल हम उसको 4 लाख कर देंगे। तो 1 का 2, फिर 2 से 4 होना, 4 लाख करोड़ बहुत बड़ा अमाउंट होता है प्रोक्योरमेंट में। इसको अगर हम ग्लोबल स्तर पे देखें तो अगर सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज की बात करें तो हम विश्व में नंबर 1 पे हैं। टोटल की बात करें तो हम नंबर 2 पे हैं, बिकॉज कोरिया वाला में वर्क्स भी है। वर्क्स हमारे पास सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज है, बट जितने नंबर ऑफ ट्रांजैक्शन होते हैं, जितने वेराइड बायर एंड सेलर हैं, जो बेस है, जितने लोगों को केटर करते हैं, उसमें हमारा कोई कंपैरिजन नहीं है वर्ल्ड ओवर। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ रजनीश त्रिपाठी, डीडी न्यूज़, दिल्ली। राजधानी में चल रहे नई दिल्ली विश्व पुस्तक मेले में इस बार उन पुस्तकों की भी काफ़ी बिक्री हो रही है जो बोर्ड परीक्षाओं पर आधारित हैं। इसके अलावा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वाले युवाओं के लिए भी यहाँ बहुत सी पुस्तकें देखी जा सकती हैं। कैसी हैं ये विभिन्न परीक्षाओं की तैयारी करने में मदद करने वाली पुस्तकें, इसका जायजा लिया हमारे संवाददाता गिरीश निशाना ने। विश्व पुस्तक मेले में विद्यार्थियों के लिए बहुत कुछ है। यहाँ पर ऐसी पुस्तकें हैं जो विद्यार्थी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यहाँ एग्जाम आइडिया देखे जा सकते हैं। हमारे साथ सुरेंद्र रतन जी हैं, बात करते हैं। सर, किस तरह की पुस्तकें लेकर आए हैं आप? हम लोगों ने स्पेशली जो बुक्स हैं CBSE रेफरेंस के लिए बनाई हैं, CBSE बोर्ड एग्ज़ाम के लिए। CBSE सैम्पल पेपर हमने मॉडल टेस्ट पेपर के साथ निकाला है स्पेशली, और बड़ा अच्छा उसका रिस्पांस रहा है हमें।
वेरी फर्स्ट डे। और सेकेंडली हम लोग एग्ज़ाम आइडिया पूरा CBSE की बुक को हर साल रिवाइज करके देते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स है। और बिसाइड दैट कि चिल्ड्रन बुक्स का भी बच्चों ने काफ़ी इस बार इंटरेस्ट दिखाया है। हमारा मेन पर्पज़ है कि बच्चों को मैक्सिमम रेफरेंस मटेरियल अवेलेबल करना मार्केट में। निखिल जैन जी हमारे साथ हैं। हमने एक जेई की नई बुक निकाली है हमारी जो है, उसके अंदर हमने बच्चों को 7 टेस्ट दिए हैं जिसके अंदर इमीडिएटली प्रिपेयर कर सकते हैं, जो अब जेई अप्रैल में आने वाला है, कि बच्चों को पेपर कैसे सॉल्व करना चाहिए वो आज तक किसी भी बुक में नहीं दिया है। सबको आंसर्स ही दिए गए हैं, बट जो कैसे सॉल्व करना है, कैसे बच्चा ध्यान लगा के पढ़ सकता है जेई की किताब के लिए, वो इम्पॉर्टेंट है। वो किताब वो बताती है और वो ऑथर्ड बाय IIM अहमदाबाद और IIT दिल्ली के प्रोफेसर हैं, उन्होंने करा है सारा का सारा काम। नीट के लिए हमारे पास श्री DC पांडे जी की किताब है, लास्ट के 10 ईयर्स के, उसके अंदर हमने सारे पेपर्स लगाए हैं, सॉल्व्ड एंड अनसॉल्व्ड पेपर्स प्रैक्टिस के लिए निकाले हैं। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने वालों विद्यार्थियों के लिए भी यहाँ बहुत कुछ है। हमारे साथ ऋतिक अग्रवाल हैं, बात करते हैं। कोई सा भी आपको कंपटीशन की तैयारी करनी हो, मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप बुक्स खरीदो या कोर्स खरीदो, कोई सी भी एक चीज़ नहीं, ऐसी चीज़ देखो जिससे आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होते हो, फंडामेंटल स्ट्रांग होते हो। पुलिस की भी बुक्स है हमारे पास, SSC की बुक्स है, पर ख़ास बात क्या रहेगी इसमें कि आपको कोर कॉन्सेप्ट्स पहले स्टार्टिंग से टाइप वाइज डिवाइड करते हुए हर टॉपिक को, और फिर उसके बाद हर एक टॉपिक में मल्टीपल सॉल्व्ड एग्जांपल्स, और फिर जितनी मर्जी प्रैक्टिस करनी हो, अनलिमिटेड प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस है हमारे पास। जो युवा यहाँ पर आ रहे हैं वो प्रतियोगी परीक्षाओं की तरफ उनका रुझान ज़्यादा दिखाई दे रहा है, जिसमें चाहे अग्निवीर हो, चाहे CDS की तैयारी हो, चाहे SSC की तैयारी हो, चाहे रेलवे की हो, तमाम तरह की जो नौकरियाँ हैं उनकी तैयारी करने के लिए युवा यहाँ अपनी अपनी पसंद की पुस्तकें खोजते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन राधे किशन के साथ गिरीश निशाना, DD न्यूज, दिल्ली। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत ने वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ रहे प्रभाव का जिक्र करते हुए कहा है कि आज पूरा विश्व ठोकरें खा रहा है, लड़खड़ा रहा है और भारत की तरफ उम्मीद से देख रहा है कि अब दुनिया को भारत से ही रास्ता मिलेगा। भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण वर्ष के उपलक्ष्य में दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मोहन भागवत ने कहा कि विविधता में एकता ही हमारी पहचान है। देखते हैं OP यादव की ये रिपोर्ट। भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण वर्ष के उपलक्ष्य में दिल्ली के विज्ञान भवन में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा कल्याणक महोत्सव का आयोजन किया गया। महोत्सव में बतौर मुख्य वक्ता भाग लेने आए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत का सभी को पावन सानिध्य मिला। सभागार को संबोधित करते हुए सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन भागवत ने वैश्विक स्तर पर भारत के बढ़ रहे प्रभाव का जिक्र करते हुए कहा कि आज पूरा विश्व भारत की तरफ उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है, अब दुनिया को भारत से ही रास्ता मिलेगा। विश्व अब ठोकरें खा रहा है, लड़खड़ा रहा है और भारत की ओर आशा से देख रहा है। भारत से उपाय मिलेगा ऐसा विश्व क्यों सोचता है? क्योंकि विश्व को पता है हजारों वर्षों तक हमने दुनिया को सुखी, सुंदर, शांतिपूर्ण और एक बनाए रखा। कल्याणक महोत्सव में मौजूद जैन धर्माचार्यों ने कार्यक्रम के आयोजन के लिए संघ का आभार जताते हुए कहा कि शाश्वत सुख देने वाला सत्य सबको चाहिए और वो भगवान महावीर के जीवन दर्शन में निहित है। दो संस्कृति हमारी, जो श्रमण संस्कृति और वैदिक संस्कृति, दो संस्कृति का जो सामंजस्य रहा, इसके कारण आज भारत पूरा समृद्ध है। हम संस्कृति और संस्कार की बात कर रहे हैं। जरूरत है एक एक व्यक्ति के जीवन में जैनत्व के संस्कार उतरने चाहिए। समारोह की शोभा बढ़ा रहे संघ से जुड़े वरिष्ठ प्रचारकों ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम धर्म की रक्षा के साथ राष्ट्र की एकता के लिए बेहद जरूरी है। विश्व में अगर शांति चाहिए हो तो भगवान महावीर का मार्ग ही एकमात्र उपाय है और इसलिए उस मार्ग का अधिक प्रचार हो, अधिक प्रसार हो। राष्ट्रीय कार्यक्रम यहाँ आयोजित हुआ RSS के द्वारा, जिसमें धर्म के साथ साथ राष्ट्र का कल्याण कैसे हो, इस दृष्टि से ये कार्यक्रम हुआ। महोत्सव में मौजूद जैन धर्माचार्यों ने कहा कि संघ के सहयोग से कार्यक्रम का आयोजन होना अविस्मरणीय अनुभूति है। ये राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के द्वारा ही आयोजित किया गया। उन्होंने भगवान महावीर के प्रति बहुत ही श्रद्धा व्यक्त किया। प्रोग्राम RSS की सानिध्य के अंदर जो हुआ वास्तव की अभूतपूर्व था। भगवान विज्ञान भवन के अंदर इतना बड़ा प्रोग्राम हो रहा और ये सारे पूरे समाज का प्रतिनिधित्व करता था। भगवान महावीर का जो संदेश है वो सभी के लिए है, किसी वर्ग विशेष के लिए नहीं है। भागवत जी के सर्वधर्म को उनको सम्मान देना मुझे बहुत
अच्छा लगता है। भागवत जी ने एक तो भगवान महावीर जी की रास्ते पर, उनकी मार्ग पर चलने की उन्होंने शिक्षा दी है। भगवान महावीर ने प्राणी मात्र के कल्याण का संदेश दिया, यानी कि जियो और जीने दो का संदेश दिया। भगवान महावीर की वाणी को अगर हम आत्मसात करके अगर हम आगे बढ़े तो हमारे जो जीवन का है वो कल्याण हो सकता है। भगवान महावीर के मुख्य सिद्धांत करुणा, मैत्री और प्रेम की विश्व को बहुत आवश्यकता है। भगवान महावीर ने जो शिक्षाएं दी, जिसमें मूलतः अहिंसा परमो धर्म है, वो आज के समय में बहुत ही ज़्यादा प्रासंगिक है। भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण वर्ष के उपलक्ष्य में आयोजित इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम में सकल जैन समाज के भगवान साधु संतगण एवं साध्वीगण की मौजूदगी सभी के लिए प्रेरणादायी रही। भगवान महावीर स्वामी के 2550वें निर्वाण दिवस के अवसर पर राजधानी नई दिल्ली में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ द्वारा कल्याणक महोत्सव का आयोजन किया गया। निश्चित तौर पर इस तरह के कार्यक्रमों के आयोजन से एक और जहां भगवान महावीर स्वामी के जीवन दर्शन और मानव मूल्य से पूरी दुनिया को जोड़ने का काम हो रहा है, वहीं दूसरी ओर सत्य, अहिंसा, प्रेम और भाईचारे के जरिए वैश्विक जगत में अमन चैन कायम करने का अनुकरणीय प्रयास भी हो रहा है। मेरे सहयोगी कैमरामैन नवीन के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सोमवार को लिवरपूल विश्वविद्यालय और एम्स नई दिल्ली के बीच एम्स लिवरपूल कोलैबोरेटिव सेंटर फॉर ट्रांसलेशनल रिसर्च इन हेड एंड नेक कैंसर ALHNS के लिए एक सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर की अध्यक्षता की। ये पहल संयुक्त अनुसंधान और शिक्षा कार्यक्रम विकसित करने के लिए दोनों संस्थानों के संसाधनों को मिलाकर सिर और गर्दन के कैंसर के रोगियों की देखभाल को कवर करेगी, जिससे अनुसंधान आउटपुट और शिक्षा की गुणवत्ता में वृद्धि होगी। इस अवसर पर भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त क्रिस्टीना स्कॉट, लिवरपूल विश्वविद्यालय के प्रोफेसर टिम जॉन्स, एम्स नई दिल्ली के निदेशक डॉक्टर M श्रीनिवास और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। पाकिस्तान में चुनाव के नतीजों ने पूरे पाकिस्तान को असमंजस में डाल दिया है। दरअसल आम चुनाव के नतीजों में किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। PTI समर्थित निर्दलीय उम्मीदवारों को सबसे ज़्यादा सीटों पर जीत मिली है। PMLN दूसरे तो PPP तीसरे स्थान पर रही। इस बीच PMLN और PPP के बीच सरकार बनाने को लेकर बातचीत चल रही है। वहीं PTI के नेतृत्व में आम चुनाव के नतीजों में धांधली के आरोप के बीच पाकिस्तान में कई जगह विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। पाकिस्तान में आम चुनाव से पहले आटा, चीनी, बिजली जैसी मूलभूत सुविधाओं के लिए तरस रही जनता को उम्मीद थी कि नई सरकार देश को आर्थिक बदहाली से बाहर निकालने में कामयाब होगी। हालांकि चुनावी नतीजों ने वहां की आवाम का सिरदर्द और भी बढ़ा दिया है। पाकिस्तान में चुनाव नतीजों के बाद किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। अब तक प्राप्त 264 सीटों में से इमरान खान की पार्टी नेता बतौर निर्दलीय सबसे ज्यादा 95 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रही है, जबकि नवाज शरीफ की पार्टी PMLN को 75 तो बिलावल भुट्टो जरदारी के नेतृत्व वाली PPP को 54 सीटें हासिल हुई हैं। 40 सीटों पर अन्य निर्दलियों ने जीत दर्ज की है। ऐसे में पाकिस्तान में गठबंधन सरकार बनाने के लिए कोशिशें भी शुरू हो गई हैं। नवाज शरीफ के नेतृत्व वाली PMLN और बिलावल भुट्टो जरदारी के नेतृत्व वाली PPP के बीच गठबंधन की बातचीत चल रही है। PMLN ने दावा किया है कि कई निर्दलियों का समर्थन भी उनको मिल रहा है। हम दीगर पार्टियों के साथ जो हमारा इस वक्त मुशावरत चल रही है, और मैं ये बिल्कुल क्लियर कर देना चाहता हूँ कि स्पेशली जो हमारी पीपल्स पार्टी के साथ और MQM के साथ जो हमारी मुशावरत है, उसके नतीजे में इंशाल्लाह ताला कोशिश होगी कि PM का कंसेंसस कैंडिडेट तमाम जमातों की मुशावरत के साथ ऐलान किया जाए। भले ही चुनाव आयोग ने इमरान खान की पार्टी को बर्खास्त कर दिया है, लेकिन पूर्व प्रधानमंत्री को जनता का भरपूर प्यार मिला है। इमरान खान की पार्टी PTI फौज की खिलाफत के चलते सबसे बड़ी पार्टी बनकर भी सत्ता हासिल नहीं कर सकेगी। PTI चुनाव में धांधली का आरोप लगा रही है और उसने सड़कों पर उतरने का ऐलान किया। वहीं PTI ने साफ कर दिया है कि वो अन्य पार्टियों के साथ गठबंधन कर सरकार बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनका PMLN या PPP से गठबंधन करने का कोई इरादा नहीं है। जो आज़ाद मेंबरान मुंतखब हुए हैं उनके पीछे तहरीक इंसाफ की कुव्वत थी, इमरान खान की कुव्वत थी, और ये वो लोग हैं जो काफ़ी मुश्किलात से दो चार होकर यहाँ तक पहुँचे हैं। इंशाअल्लाह ताला ये पूरी तरह मुत्तहिद हैं और ये किसी सूरत पार्टी को दगा नहीं दे सकते। मुझे उम्मीद है कि अवामी मैंडेट का एहतराम किया जाएगा। अवामी मैंडेट का एहतराम हुआ तो इंशाअल्लाह ताला मरकज़ में और पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में तहरीक इंसाफ हुकूमत बनाएगी।
वहीं चुनावी नतीजों को लेकर धांधली के आरोप लग रहे हैं। पाकिस्तान में नेशनल असेंबली की 24 सीटों पर जीत के अंदर से ज्यादा मतपत्र खारिज हुए हैं। अब ये धांधली का नतीजा है या लोगों की लापरवाही, लेकिन ये आंकड़े शक जरूर पैदा करते हैं। चुनावी नतीजों के बाद अब विभिन्न उम्मीदवारों ने कानूनी लड़ाई लड़ने का ऐलान किया है। कई याचिकाओं में चुनावी नतीजों की फिर से समीक्षा की मांग की गई है। वहीं देश के हजारों लोग चुनाव परिणामों में छेड़छाड़ के आरोप लगा रहे हैं। मेरा नहीं ख्याल कि ये फेयर इलेक्शंस हुए हैं। मेरे ख्याल में नताइज तब्दील किए गए हैं। तो इस तरह जब चीज़ें होती हैं तो फिर वो ज़्यादा देर तक नहीं चलती। तो मेरा नहीं ख्याल कि ये मे बी 1 साल, 1.5 साल या 2 साल से ज़्यादा हुकूमत चलती हुई नज़र नहीं आ रही। गौरतलब है कि पाकिस्तान गंभीर आर्थिक संकट में फंसा हुआ है और चुनाव नतीजों से साफ है कि हाल फिलहाल पाकिस्तान पर मंडरा रहे आर्थिक संकट के बादल छटते नहीं दिखाई दे रहे हैं। सीमा सुरक्षा बल ने भारत बांग्लादेश की सीमा पर तस्करी की बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। बीएसएफ ने उत्तर 24 परगना और मुर्शिदाबाद से सटे भारत बांग्लादेश सीमा पर 2 तस्करों को रंगे हाथ 1.02 करोड़ रुपए मूल्य के सोने के साथ गिरफ्तार किया। दोनों तस्करों को अलग अलग जगहों से 16 किलो से अधिक सोने के साथ गिरफ्तार किया गया। तस्करों का मकसद सोने को बांग्लादेश सीमा से चोरी छुपे भारत में लाना था, लेकिन सीमा पर जवानों की चौकसी और मुस्तैदी ने तस्करों के मंसूबों को नाकाम कर दिया। गुजरात के गांधीनगर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा प्रीमियर लीग नाइट क्रिकेट टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। समारोह में गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी मौजूद रहे। गांधीनगर संसदीय क्षेत्र में ये टूर्नामेंट 13 मैदानों पर लगातार 21 दिनों तक खेला जाएगा। 15,000 से अधिक खिलाड़ियों ने इसमें अपना रजिस्ट्रेशन कराया है। भारतीय क्रिकेट टीम को इंग्लैंड के खिलाफ तीसरे टेस्ट मुकाबले से पहले एक और तगड़ा झटका लगा है। टीम के स्टार बल्लेबाज केएल राहुल घुटने की चोट के चलते टीम से बाहर हो गए हैं। भारत और इंग्लैंड के बीच टेस्ट सीरीज के पहले मैच में केएल राहुल को चोट लगी थी, जिसकी वजह से वो दूसरे टेस्ट में नहीं खेल पाए। बहरहाल अब उनकी जगह पर देवदत्त पडिक्कल को टीम में शामिल किया गया है। देवदत्त पडिक्कल मौजूदा सीजन में अच्छे फॉर्म में हैं। पंजाब के खिलाफ 193 तो गोवा के खिलाफ खेली थी 103 रन की पारी। भारत और इंग्लैंड के बीच तीसरा टेस्ट मुकाबला 15 फरवरी से राजकोट में शुरू होगा। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।